बचपन में जैसे कोई रेडियो होता था, कार होती थी, उसको खोल देता था। बंद करना नहीं आता था मुझे। बड़ी सारी आपको अलग अलग चैलेंजेस आए होंगे। कोई भी नई चीज़ जब आती है ना, बहुत चैलेंजेस आते हैं। सब हंसते थे। मैंने जब उनको बताता था, देखो रोबोट के एक्सप्रेशन हमारे जैसे होंगे, वो हमारे जैसे ही, उसकी आईज ऐसे ट्विंकलिंग करेंगी, उसके हैंड्स मूव करेंगे, वो भी मूव करेगा। तो कहते थे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमने बनाए ताकि वो यूजफुल हों। कुछ क्लाइंट्स होते थे, उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया, उनका उड़ाने। ओल्ड पर्सन को कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए कि उनसे कोई बात करने वाला कोई नहीं है, एंटरटेन करने वाला कोई नहीं है, मेडिसिन देने वाला कोई नहीं है, तो उसको रोबोट पूरा लुक आफ्टर कर सकता है। जैसे आपने कहा कि रिसेप्शन पे बड़े काम आते हैं, तो ऐसा कुछ है? हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। हिंदुस्तानी मशीनें, हिंदुस्तानी पार्ट्स, उनको यूज़ करो अपनी लेबर के साथ में और अपने कंट्री को ऊपर लेके जाना है। अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर करंट जनरेशन टू फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम रोबोट्स को इमोशनल नहीं बना पा रहे। क्या रोबोट नुकसान भी पहुंचा सकता है किसी तरह का? नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग के एक नए एपिसोड में आपके साथ। इस पॉडकास्ट में हम ऐसे कुछ व्यक्तियों को लाते हैं जिन्होंने जीवन में कर दिया कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। बस ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्वों से मैं आपको मिलवाने के लिए हमेशा रोमांचित रहता हूँ। हर एपिसोड में एक नए व्यक्ति की तलाश मेरे पास रहती है जिनको मैं अपने साथ लेके आता हूँ। और आज हम अपने साथ जिनको लेकर आने वाले हैं उनके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि वो चुपचाप पिछले एक दशक से दिल्ली के अंदर एक नया ही मुकाम स्थापित करते जा रहे थे, एक नई क्रांति को ला रहे थे। और हम ऐसा नहीं कहेंगे कि उन्होंने कोई नया सॉफ्टवेयर बना दिया या किसी नए सोशल मीडिया ऐप को लेके आ रहे हैं। इससे भी कहीं अधिक वो पिछले 10 साल से रोबोट निर्माण में काम कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए इस एपिसोड का नाम रखा है दिल्ली में रोबोट क्रांति के जनक डॉक्टर प्रवीण नारंग। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों की तरफ से उनका स्वागत करना चाहूंगा। डॉक्टर प्रवीण नारंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप हमारे साथ आए, हमारे पास आए, इतना कीमती समय निकाल कर आए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर्वप्रथम मैं यही जानना चाहूंगा कि ये रोबोट के क्षेत्र में आने का आपको क्या सूझा? मतलब क्या ऐसा आपके जीवन में हुआ कि आप एकदम से रोबोट के क्षेत्र में आ गए और रोबोट निर्माण करना शुरू कर दिया? थोड़ा सा देखिए, ऐसा है कि स्टार्टिंग से ही जिसको कहते हैं ना कि भाई एक इंस्टिंक्ट होता है, स्टार्टिंग से ही कुछ ना कुछ था कि कुछ डिफरेंट करना है। तो मैंने ये देखा कि इंजीनियरिंग करने के बाद में सॉफ्टवेयर वाले भी हैं, हार्डवेयर वाले भी हैं, जिसको देखो जी मैं तो वेबसाइट बना रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। पर अल्टीमेटली देखिए, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स कहाँ चलेंगे? हार्डवेयर पर ही चलेंगे। हार्डवेयर का मैंने देखा कि काफ़ी कमी थी बीच में। देयर वर सम लूप्स, कुछ लूप होल्स मुझे नज़र आए। तो मेरा इंटरेस्ट भी स्टार्टिंग से यही था कि पहले भी मैं अपने बचपन में जैसे कोई रेडियो होता था, कार होती थी, उसको खोल देता था। बंद करना नहीं आता था मुझे, मैं चाहे उसको ख़राब कर देता था, लेकिन एक टाइप की एंग्जाइटी होती थी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को देख के। इसको खोलना है, कैसे काम कर रहा है। कई बार एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। एक बार जब मोबाइल्स लॉन्च हुए थे कोई 1999 में, एक हमारे घर एक गेस्ट आए, वो नोकिया का फ़ोन लेके आए थे। तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने 15 मिनट जब तक चाय की, मैंने उनका नोकिया का मोबाइल ही ओपन कर दिया। अरे तो बड़ी वो हुई उन्होंने कि भाई ये तो कंपनी का मोबाइल है। पर फिर भी मेरा इंटरेस्ट ऐसे था कि मैंने वो बंद करके फिर उनको चुपचाप दे दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे मन में आया कि बच्चों को हमें जापानीज के अगेंस्ट खड़ा करना है। जापानीज लोग जो हैं, यूएस के लोग हैं, चाइनीज़ हैं, ये बड़े एडवांस्ड होते हैं। जब भी आप मार्केट में भी अगर कोई टीवी वगैरह लेने जाओगे तो आप ये कभी नहीं कहोगे कि मुझे कोई श्रीलंकन मेड टीवी दे दे, एलईडी दे दे, या पाकिस्तान मेड एलईडी दे दे। अब यही कहोगे कि जापानीज टेक्नोलॉजी वाला एलईडी कौन सा है। तो जापानीज कहाँ से आए हैं? वो भी तो ह्यूमन बीइंग है हमारी तरह से। बस ये है कि वो हमारे से बेटर टेक्नोक्रेट्स हैं। तो मुझे यही था कि भाई इस तरह से कुछ हम करें, इंडिजनाइज चीज़ें क्यों नहीं बन सकती हैं। तो मैंने छोटी छोटी बच्चों की रोबोटिक किट्स बनानी स्टार्ट की और धीरे धीरे
उसको फिर बड़ा करते गए और 10-12 साल पहले मैंने धीरे धीरे 1 फुट 3 फीट 5 फीट के हम रोबोट्स बनाने हमने स्टार्ट कर दिए, जो कि सोसाइटी को सर्व करने के लिए हमने बनाए ताकि वो यूजफुल हो बच्चों के लिए भी और एडल्ट्स के लिए। तो जब आपने रोबोट बनाने शुरू किए, लगभग 10 साल पहले आपने रोबोट बनाने शुरू किए। बिल्कुल। तो जब आपने रोबोट बनाने शुरू किए तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस समय काफी लोगों ने आपका मजाक भी बनाया होगा और बड़ी सारी आपको अलग अलग चैलेंजेस आए होंगे। बिल्कुल। तो उन चीजों को कैसे आपने फेस किया? देखिए, चैलेंजेस तो बहुत आते हैं, कोई भी नई चीज जब आती है ना, बहुत चैलेंजेस आते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। सब हंसते थे, मैंने जब उनको बताता था देखो रोबोट के एक्सप्रेशन हमारे जैसे होंगे, वो हमारे जैसे ही, उसकी आईज ऐसे ट्विंकलिंग करेंगी, उसके हैंड्स मूव करेंगे, वो भी मूव करेगा और बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग जैसे लगेगा। तो कहते थे ऐसे कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कुछ जैसे हमारे कुछ क्लाइंट्स होते थे, उन्होंने थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया, मैंने कहा उड़ाने दो, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं छोड़ा। अब जैसे ये कहते हैं ना कि एक मैंने ऐसे खुदा को हम कहते हैं, खुदा को मैं कह रहा हूँ, जिंदगी तूने मुझे जीने को दी, जिंदगी तूने मुझे जीने को दी, R&D की मैंने, लिखा था मुकद्दर में कि R&D कर, R&D की मैंने, लिखा तेरा मैं अगर ना कर पाता तो मैं तेरे अगेंस्ट वो खुदा मतलब खता करता हूँ। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया। मुझे R&D का बेसिकली इंस्टिंक्ट था कि मुझे करना ही करना है, तो मैंने किसी की परवाह नहीं की, मैं उस पर काम करता गया। बहुत बढ़िया। तो जब आपने ये शुरू किया बनाना, तो आप शुरू से ही रोबोटिक के क्षेत्र में आए या इससे पहले कुछ और करते थे? थोड़ा सा उस बारे में मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने ये सारा अपना एंटरप्रेन्योरशिप जो है ये 35 साल पहले शुरू की थी। अपना डिग्री बीटेक करने के बाद में ये मैंने 35 ईयर्स पहले स्टार्ट कर दिया था। पहले हम आईटी में थे, आईटी की धीरे धीरे एक्सपेंशन होती गई, फिर हमने कुछ स्टूडेंट्स का, पब्लिक का थोड़ा जैसे ऑरेटरशिप, प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में और डिफरेंट लैंग्वेजेस में इम्प्रूवमेंट के लिए हमने डिजिटल लैंग्वेज लैब्स लगाई। फिर उसके बाद धीरे धीरे टेक्नोलॉजी में कुछ स्मार्ट क्लासेस लगाई, कंप्यूटर्स की किया। फिर धीरे धीरे हम स्टेम पे आए। स्टेम इज बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स, उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी किट्स निकाली। स्टेम ने फिर धीरे धीरे एआई को प्रोड्यूस किया और रोबोटिक्स को प्रोड्यूस किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड और ये वॉइस बेस्ड रोबोट्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल हैं। ये सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। एक कुक, जैसे कोई लेडी कुक है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं किचन में। अच्छा जी। और बहुत काम कर सकते हैं। एक स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। डिफेंस में अब हम देखते हैं कि कितने हमारे सोल्जर्स मारे जाते हैं, किसी भी कंट्री के मारे जाते हैं, कि जो कि बहुत ही दुखद बात होती है। उसमें अब हमारे रोबोट्स आ रहे हैं जो कि सेंस करके एनिमी के टैंक्स को, एयरप्लेन्स को गिराएंगे। सिर्फ रोबोट्स जाएंगे और रोबोट्स अगर डैमेज हो भी जाता है तो वो रिपेयर हो जाएगा। और उससे ये भी होगा कि देखो, रोबोट को हम रिपेयर भी कर सकते हैं, रीमैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन इंसान का जीवन अगर एक बार चला जाता है तो उसको हम नहीं ला सकते। तो आपने अभी मुझे ये बताया कि आपने इंजीनियरिंग करी, तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। आपका जन्म, बचपन कैसा रहा, किस तरह की स्कूलिंग रही, फिर आपने कैरियर कहाँ से शुरू किया, थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। हाँ जी। देखिए, हमारा जो बैकग्राउंड है वो तो डिफेंस बैकग्राउंड है। फादर एयरफोर्स में थे, ट्रांसफरेबल जॉब्स होती थी। तो आई वाज बोर्न इन मुंबई। उस वक्त बॉम्बे जैसे कहते थे, मुंबई तो अब हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ट्रांसफरेबल जॉब्स हैं, कभी चंडीगढ़ में जा रहे हैं, कभी दिल्ली में जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा एक मैच्योरिटी भी आ जाती है। अगर आप एक ही जगह रह रहे हैं और 3-4 जगह पे आपने 5-5, 7 साल किए, तो आप ना थोड़े हार्ड कोर इंसान बन जाते हैं। कभी आपको किस टाइप का एटमॉस्फेयर मिलेगा, कभी किस टाइप का एटमॉस्फेयर मिलेगा। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आती है 2-3 महीने, लेकिन बाद में आदमी हार्डकोर बन जाता है कि ही इज रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, क्योंकि उसको इतने वो मिल चुके होते हैं डिफरेंट। कभी आपकी स्कूलिंग यहाँ हो रही है, कभी आपकी स्कूलिंग वहाँ हो रही है, तो इससे आदमी हार्डकोर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। और फिर हमारी फादर मदर वगैरह की स्ट्रिक्टनेस थी,
थ्रू आउट द स्कूल पीरियड मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। 95% से अगर हमें कम आते थे तो हमें बहुत डांट लगती थी। आजकल तो आप बच्चे को डांट भी नहीं सकते, बड़ा प्यार से रखते हैं सही बात है, कि बिल्कुल आप सही कह की रहे हैं हार्ड वर्क करते रहो। उस वक्त रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें होती थी हाँ। कि आपके 95% नहीं आए तो समझ लो आपको 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। अच्छा जी। हाँ, ऐसे होता था। हाँ। तो हमें फिर बिल्कुल वी हैव टू बी ऑन टोज, हमेशा हम बिल्कुल ऐसे एजाइल रहते थे कि यस पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो कई बार मजाक में कहते भी थे ये तू इसलिए पढ़ता है कि ताकि तुझे बहुत खूबसूरत बीवी मिले, ऐसे कहते थे। लेकिन अब क्या, हम तो बच्चे थे, उस वक्त बीवी को कौन सोचता है। बस यही था कि एक्सेल एक्सेल एक्सेल। तो कई बार खाना भी छूट जाता था, खाना भी प्रॉपरली नहीं खा पाते थे। ट्यूशंस के लिए सुबह 4 बजे जाना पड़ता था। आप मानोगे नहीं, जब हम ट्यूशंस के लिए 4 बजे सुबह उठ के इतनी ठंड में जाते थे, डॉग्स पीछे पड़ते थे, लेकिन फिर भी हम जाते थे। लेकिन एक ठान लिया था कि यस। और 10 लाख में मेरा 10th नंबर था हरियाणा बोर्ड में, 10th क्लास में। तो 10th आपने हरियाणा बोर्ड से की तब थी आप मैंने। हरियाणा में थे? हरियाणा में थे, मैं हिसार से था। अच्छा जी। मेरा अखबार में नाम आया था। उस वक्त अखबार में नाम आना बहुत बड़ी बात होती थी। बिल्कुल। क्योंकि लिमिटेड न्यूज़पेपर्स होते थे, और वो भी हिसार साइड में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया तो एचटी पहुंचते ही नहीं थे। हाँ। आते ही नहीं थे। इंडियन एक्सप्रेस भी नहीं आता था, कोई नहीं आता कौन से ईयर की बात होगी? ये है 1979 की। 1979। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। 10 लाख एप्लीकेंट स्टूडेंट्स थे, उसमें से मेरा 10th नंबर था, मतलब 1 लाख में 1 था मैं। फिर उसके बाद में फिर मैंने दयानंद कॉलेज है, दयानंद कॉलेज हिसार में, वहाँ ज्वाइन किया प्री यूनिवर्सिटी। अच्छा जी। तो वहाँ पर मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। मतलब पहले मैं 10th था, तो अब पूरी यूनिवर्सिटी में 7th था। अब नॉर्मली आजकल बच्चों से पूछो भाई आपका क्या यूनिवर्सिटी में नंबर है, ओनली कहते हैं जी मेरा 1-1.5 लाख नंबर है, किसी का 2 लाख नंबर है। तो मेरा 7th था उसमें। अरे। उसके बाद मुझे फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का चांस मिला रीजनल इंजीनियरिंग का कुरुक्षेत्र से, जो कि नेक्स्ट IIT के नेक्स्ट होता था। उसमें भी मैं फिर सिल्वर मेडलिस्ट रहा। अच्छा जी। और फिर मैंने 3-4 साल जॉब करके, फिर उसके बाद में मैंने अपना ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की एक IT कंपनी से। तो कहाँ ये आपने हिसार से शुरू किया? ये मैंने फिर अब दिल्ली, जब तक हम शिफ्ट हो गए थे। अच्छा। दिल्ली से ही सारा किया। तो मतलब आप बहुत समय से दिल्ली में हैं? कितने समय से दिल्ली में? मैं 1990 से 90 से दिल्ली में, लगभग 35 ईयर्स दिल्ली में हो गए। हाँ जी। ठीक है। तो दिल्ली में आने के बाद क्या किसी जॉब में थे या नहीं, दिल्ली में आते ही मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो किस चीज का बिजनेस? हमने IT एजुकेशन से किया था। उस वक्त कंप्यूटर्स बहुत बड़ी बात होती थी कि जिसके पास घर में कंप्यूटर है, इट मींस वो बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी है। जैसे हम पहले कहते थे कि जिसके घर में टीवी फ्रिज है तो वो बड़ा हाई प्रोफाइल आदमी है। उसके बाद कंप्यूटर का नंबर आया, इनके घर में कंप्यूटर है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमने 50 स्टूडेंट से एक स्कूल में शुरू की थी कंप्यूटर ट्रेनिंग। स्कूल वाले कहते थे भाई हम पैसा नहीं लगाएंगे। मैंने जैसे जैसे जो ऑन करके किया था, वो 4-5 कंप्यूटर्स लाए। उस वक्त 1.5-2 लाख रुपए की कीमत बहुत होती थी। 1.5-2 लाख में 5-6 कंप्यूटर्स ला के सिर्फ 50 स्टूडेंट को हमने ट्रेन किया। ऐसे 50 करते 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 आज की डेट में 1 करोड़ बच्चा है मेरे पास। अच्छा। तो ऐसे IT एजुकेशन से शुरुआत। तो वो IT एजुकेशन का जो काम है वो अभी तक आपका कंटिन्यू है? हाँ, IT एजुकेशन कभी, बिकॉज क्या होता है, IT एजुकेशन जो है वो बैकबोन है किसी भी टाइप की। चाहे टेक्निकल एजुकेशन मान लो, इंडस्ट्री एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस मान लो, रोबोटिक्स मान लो, उसके बिना नहीं हो सकता काम। मान लीजिए जैसे हम रोबोटिक्स में पाइथन लैंग्वेज यूज करते हैं, तो पाइथन लैंग्वेज यूज करने के लिए पहले कंप्यूटर यूज करना पड़ता है। कंप्यूटर का यूजेज कम हो गया है, लेकिन बैकबोन वही है। ठीक। तो उसके बाद फिर आपने रोबोटिक्स में आप कब आए, कौन से ईयर में? रोबोटिक्स में आप ये मान के चलिए कि देखिए सीड तो उसका समझ लीजिए कि 2005 से स्टार्ट हो गया था, बट एक्टिवली 2010-12 के आसपास आप मान के चलिए। अच्छा जी। उस वक्त स्पेयर्स नहीं मिलते थे, कंपोनेंट्स नहीं मिलते थे। भाई आपके आइडियाज हैं, लेकिन वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी आपको। तो कुछ होता था कि भाई इधर उधर से करके किसी इंपोर्टर से बात करके भाई आपको जा रहे हो, ये मंगवा दो, हमें ये कर दो। तो उस वक्त इतने नहीं मिलते थे। धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हुए। फिर हमने धीरे धीरे रोबोटिक किट्स बनानी स्टार्ट की। ठीक है। तो रोबोटिक किट जो सबसे पहला, अगर मैं पूछूं, आपने रोबोट कब बनाया था, कौन से ईयर में? ये मान के चलिए कि सबसे पहला रोबोट हमने 2012-13 में बनाया था। सिंपल सा 2 मोटर्स लेके उसको रिमोट लगाया, उसको स्विच बेस बनाया, उसकी छोटी सी बॉडी बनाई। वो 360 डिग्री घूम सकता था।
उसी में ही हमारे आसपास वाले बंदों ने इतना एडमायर किया कि ये देखो, मतलब एटलीस्ट एक मैनुअल चीज बन रही है। थी वो एक कार जैसे ही, लेकिन खुद अपने हाथ से असेंबल्ड थी। कार की तो अपनी एक, जो आप रिमोट कार वगैरह लाएंगे मार्केट से, उसकी लिमिटेशंस होंगी कि जो जैसे वो बनी हुई है उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। पर यहाँ पे आप अपने आरपीएम, जो रिवोल्यूशंस पर मिनट होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं, सब कुछ अपने हाथ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए मैं कार को कहता हूँ राउंड राउंड घूमे, वो तो आगे पीछे घूमने के लिए बनी है, राउंड राउंड घूम ही नहीं सकती। लेकिन हमारी जो थी वो राउंड राउंड भी घूम सकती थी, क्योंकि हमारे हाथ में थी वो चीजें। राइट। तो आप ने जो पहला रोबोट बनाया था, तो वो किसी को सेल किया या अपने पास रखा उसको? और जब सेल किया तो पहला रोबोट आपने कब सेल किया और कितने का, अगर आप बताना चाहें तो? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं, मैं जरूर बताऊंगा। देखिए, ऐसा होता है कि जो पहली चीज होती है ना, जैसे कहते हैं कि वन नेवर फॉरगेट्स अ फर्स्ट लव। एक्चुअली समझ लीजिए कि वही था, कि वो मेरे पास अभी भी मौजूद है। वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। ठीक है। वो मेरा एक सिग्नेचर पायलट रोबो था, जो मैं कभी भी किसी को नहीं दूंगा। ओके। लेकिन फिर हमने उसके रिप्लिका बनाने स्टार्ट किए, फिर उसमें और सेंसर्स डाले, स्पीकर्स डाले, एलईडीज डाली, धीरे धीरे उसको हमने और एडवांस किया, और फिर हमने उनको धीरे धीरे स्कूल्स में लगाना 2015 से स्टार्ट कर दिया था। 2015 से एक स्कूल में स्टार्ट किया, करते करते आज हमने 700-800 स्कूल्स में इस टाइप की रोबोटिक लैब्स, कंप्लीट रोबोटिक लैब्स लगा दी हैं, जिसमें कि हर स्कूल में कम से कम 100 किड्स होती हैं। तो इसके बाद में, जैसे अब आज की अगर हम बात करें, उस टाइम में और इस टाइम में काफी चीजें चेंज आई होंगी। बिल्कुल। तो कैसे कैसे दिल्ली में, या मैं बात करूं पूरे इंडिया में, क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह की टेक्नोलॉजीज में परिवर्तन रहे, या क्या नई चीज आपको मिली? तो वो थोड़ा सा। पहले सेंसर्स नहीं होते थे, अब हम सेंसर्स डाल रहे हैं। जैसे लाइव एग्जांपल, जैसे आप मान लीजिए टेस्ला कार है, या हमारी दिल्ली में जैसे ड्राइवरलेस मेट्रो है। अब बच्चे मेट्रो तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उनको ये प्रिंसिपल्स नहीं पता कि ये मेट्रो चला कौन रहा है। ये सारा सेंसर बेस्ड होता है। मान लीजिए कोई रास्ते में कोई एनिमल आ गया, कुछ भी कोई हर्डल आ गई, तो वो पहले से ही 50 मीटर 100 मीटर पहले वो मेट्रो रुक जाएगी सेफ्टी के लिए। यही टेक्नोलॉजी है, ये सारी सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। मान लीजिए कोई गैस थोड़ी सी एमर्ज होती है मेट्रो में या ट्रेन में, तो वो इमीडिएटली अलार्म आएगा और वो बंद हो जाएगी। बेसिकली ये सेफ्टी होती है, जो पहले सेफ्टी मेजर्स नहीं थे। पहले तो होता था ठीक है, चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे, अब जब पता चलता है कि लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको बचाने के लिए सेंसर्स हैं, मोटर्स हैं, मतलब इसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं इसमें, ताकि वो एक कंट्रोल में रहे, और सेफ्टी इज द मेन इशू। तो आप अभी जो रोबोट्स बनाते हैं, किस तरह के रोबोट्स बनाते हैं, उनमें क्या स्पेशलिटी रहती है, वो थोड़ा सा आप बताएं उसके बारे में। कि देखिए, जो हमारे रोबोट्स हैं, बेसिकली ये मान के चलिए कि मैं आपको एक छोटी सी चीज एडमिट भी करूंगा कि हम चाइनीज और जो यूएस के हैं, उससे हम बेटर नहीं बना पा रहे हैं। मतलब मैं बिल्कुल, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, हम उनके ऑलमोस्ट एट पार आ रहे हैं, क्योंकि वो 10 साल हमसे आ गए हैं। तो लेट अस एडमिट दैट। मतलब हम कोई फॉल्स उसमें नहीं जाएं, लेट्स बी फैक्चुअल, लेट्स फेस द फैक्चुअल थिंग्स। तो क्योंकि हम 10 साल पहले से ही उनके पीछे लग रहे हैं, तो अब हम कितना उनके आगे आ जाएंगे। हम उनसे बेटर अभी नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके एट पार ऑलमोस्ट हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है। कई बार हमारे पास यूएस के भी, मेरे पास लंदन से भी 2-3 कैफेज के फोन्स आए थे कि हमें, क्योंकि इंडियन रोबो ऑलमोस्ट हाफ रेट पे है जो वहां पे पॉन्ड्स में या लंदन में मिलता है, तो हम इंडियन प्रेफर करेंगे। अच्छा जी। ये तो है, बिकॉज इंडिया में आपको जो मैन पावर है वो सस्ती मिलती है। ठीक है, एज कंपेयर टू कि लंदन या यूएस में या न्यूयॉर्क वगैरह में। तो इसलिए वो मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हैं, इंडियन रोबोट्स कॉस्ट इफेक्टिव हैं। हो सकता है उसमें इतने फीचर्स ना हो, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस तो है इसमें। तो हम जो रोबोट्स बना रहे हैं, स्पेसिफिकली आजकल हम ओल्ड एज होम्स के लिए ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। ओके। ओल्ड एज होम्स के लिए रोबोट्स, या डेस्टिट्यूट्स के लिए, या जैसे कोई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई टीचर नहीं है। मान लीजिए आप दिल्ली को छोड़ के आप मान लीजिए किसी बिहार यूपी के रिमोट एरियाज में जाइए, जहां पे टीचर्स ही नहीं है। बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है। मान लीजिए कि 10 टीचर होने चाहिए तो 2 टीचर हैं। तो ऐसे केस में हमें रोबोट्स बहुत काम आएंगे,
मान लीजिए उस स्कूल में 100 स्टूडेंट हैं और 2 टीचर्स हैं, वो रोबोट्स की हेल्प से उनको 100 बच्चों को वो कर सकते हैं कंट्रोल। वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं सारी क्वेरी, जो भी बच्चों की क्वेरीज होंगी। रोबोट कुछ नहीं मांगता आपसे, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जिंग मांगता है और कुछ नहीं मांगता। 14-15 घंटे की आराम से आपको बैकअप देगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा आपकी क्वेरीज को, प्लस आपको एंटरटेन करेगा। अब ओल्ड एज होम्स के लिए अगर आए हम, तो वो ओल्ड पर्सन्स को बहुत हेल्प करेगा। ओल्ड पर्सन को कैसे हेल्प करता है? मान लीजिए कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं काम पे, मान लीजिए उनके फादर जो ग्रैंडफादर हैं वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि बेड रिडन है, 85-90 ईयर्स के हो चुके हैं, उनसे कोई बात करने वाला कोई नहीं है, एंटरटेन करने वाला कोई नहीं है, मेडिसिन देने वाला कोई नहीं है, तो उसको रोबोट पूरा लुक आफ्टर कर सकता है, उनको मेडिसिन दे सकता है। तो ये काम रोबोट कर सकता है। तो मतलब आप ओल्ड एज होम्स के लिए रोबोट बनाते हैं, एज ए टीचर भी आप रोबोट बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और भी? यस। क्या? इसके अलावा स्कूल या कॉलेज या कॉर्पोरेट्स के रिसेप्शन एरियाज में, रिसेप्शन, मान लीजिए जैसे आप अभी बैठे हैं, आप आए, आप 15-20 मिनट वेट कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में गए, किसी इंडस्ट्री में गए, तो नेचुरली आप थोड़े बोर हो रहे हैं, तो वहाँ पे रोबोट खड़ा हुआ है और आपको ये अभी उस इंडस्ट्री के, उस कंपनी के फीचर्स नहीं पता, तो आप कुछ पूछना चाहते हैं कि उसके फीचर्स कैसे हैं, तो वो रोबोट से आप कुछ भी क्वेश्चनेयर कर सकते हैं कि भाई हु इज़ द डायरेक्टर, वो कब मिलते हैं, क्या फीचर्स हैं, आपकी कंपनी की क्या टर्नओवर है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं आप, सर वो सब चीज़ें का वो रोबोट आपको आंसर करेगा, आपको ग्रीट करेगा, हैंड जेस्चर से आपको नमस्ते करेगा, आपको हेलो करेगा, बाद में आपको बाय बाय भी करेगा और आपकी पूरी एज एन असिस्टेंट हेल्प करेगा। अच्छा, तो इस तरह के रोबोट अगर हम लोग कहीं देखना चाहें, आप कहीं शेयर करना चाहेंगे भी, कहीं हमारे लगा हुआ वहाँ जाके हम लोग इजीली, मतलब एज ए, जैसे आपने कहा कि रिसेप्शन पे बड़े काम आते हैं, तो ऐसा कुछ है ऐसा, अगर मतलब उनको भी दिक्कत ना हो जिनके पास लगा हुआ है? नहीं, डेफिनेटली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल और कॉलेजेस वाले बिल्कुल अलाउ करेंगे। स्कूल कॉलेजेस एरियाज में आइए, वहाँ पे कई बार बच्चों को ये मुश्किल होती है कि मैं कौन सी स्ट्रीम फॉलो करूँ, कौन सी स्ट्रीम ना लूँ, या कई बार उनको कोई चीज़ें पूछनी है जनरल नॉलेज के बारे में, कोई कंसेप्ट्स के बारे में, तो वो उनको समझाता है रोबोट, और आप भी वहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं। लीडिंग स्कूल्स कॉलेजेस में आप हैं, हमने लगाए हुए हैं। अच्छा जी, जो कि बहुत यूजफुल है उनके लिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो क्या होटल इंडस्ट्री में भी रोबोट? हाँ जी, हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये। मान लीजिए कि 2 टाइप की चीज़ें मैं ले रहा हूँ। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कोई ऑर्डर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर ऑर्डर लेके वो आपकी टेबल पे पहुँचता है। मान लीजिए आपके साथ बच्चा है, बच्चा कुछ हंसी मजाक करना आता है, अल्टीमेटली हम रेस्टोरेंट में एंजॉय करने के लिए जाते हैं, कोई टेंशन से नहीं जाते हैं, तो रोबोट आपको इवन जोक भी क्रैक कर सकता है, कोई पोएम भी सुना सकता है। मान लीजिए आपने बैठ के वहाँ पे रोबो से डिस्कस करना है कि हाँ भाई ये यूक्रेन रशिया वॉर में क्या चल रहा है यार, ये ईरान इजराइल में क्या चल रहा है, तो रोबो कैन इवन रिस्पॉन्ड टू दोस क्वेरीज, वो बता सकता है इन चीज़ों के लिए। ओके, तो एंटरटेनर भी है, और प्लस जैसे आपने उसी वक्त पूछना आज कौन सी डेजर्ट है, बढ़िया सी डेजर्ट बताओ कौन सी है, तो वो भी उसके बारे में बता देगा। तो ये चीज़ें भी बता सकता है। और सेकंड, अब आप होटल में आइए, जैसे आप होटल में कई बार एंटर करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि जो अटेंडेंट है, मान लीजिए कोई आज ही उसने ज्वाइन किया और उसको नहीं पता, और रोबोट वहाँ खड़ा हुआ है, रोबोट को तो हमने प्रोग्राम किया हुआ है पाइथन लैंग्वेज में, वो होटल के बारे में पूछता है जो कि उस अटेंडेंट को भी नहीं पता पूरा। ठीक है, अच्छा जी मैं सीनियर से पूछ के बताऊंगा, मैं ऐसे बताऊंगा। रोबोट आपको एक एक चीज बता सकता है, ये रूम्स अवेलेबल हैं, इस रूम का इतना टैरिफ है, इस रूम की ये स्पेशलिटी है, ये सी फेसिंग है या नॉन सी फेसिंग है, ये कहाँ है, इसका क्या होगा, मतलब सारी चीजें वो बता सकता है, और एक हम्बल मैनर में। तो ये उसका फायदा होता है कि वो होटल में ऐसे रोबोट्स काम आते हैं। और प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो रोबोट क्या प्राइस? जैसे मैंने बताया है कि अगर देखिए आप यूएस चाइना वगैरह के लेते हैं, एक तो इसमें फॉरेन एक्सचेंज में आपको देने पड़ते हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। हम फॉरेन एक्सचेंज में अगर करते हैं तो वी आर डिप्लीटिंग द रिसोर्सेज ऑफ अवर कंट्री।
इंडिजनाइज चीजें होनी चाहिए। ठीक है, 8-10%, 5-7% आप बाहर से मंगवाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि 100% तो चीजें कभी अवेलेबल नहीं होंगी। लेकिन ये है कि 90% चीजें हम इंडिजनाइज चीजें हैं, जिससे हम ये असेंबल करते हैं और इसको ट्रबल शूट करते हैं, तो इसलिए हमें ये सस्ता पड़ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। एम्बेडेड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपको कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है जो कि लोकलाइज्ड है, जो कि इन हाउस हम करते हैं। तो उसमें आपको मतलब वो तो एक बार जैसे प्रोग्राम बन गया, तो क्या होता है कि मान लीजिए बाहर का वो एम्बेडेड पार्ट खराब हो गया, तो आपको बहुत पैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, यहाँ पे 95,000 रुपीज से लेके 5 लाख की रेंज में आपको रोबोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा, 95,000 में से एक लेके रोबोट 5 मिल लाख जाता है, आराम 5 से। लाख तक। तो अगर आप मैक्सिमम 5 लाख बता रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 5 लाख में तो फिर बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती होगी, सभी काम कर लेता होगा। 5 लाख में वो काफी काम कर लेता है। जो मैं 5 लाख यहाँ बता रहा हूँ, वो आपको दूसरे कंट्रीज में कम से कम 12-13 लाख से कम नहीं मिलेगा। और हमेशा ये डर होता है कि इसका आफ्टर सेल सर्विस सपोर्ट कौन देगा। अब वो बाहर से तो कोई इंजीनियर आने से रहा, बिल्कुल ठीक है ना, 5-6 महीने तक तो मैं कहता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आप ये देखिए कि हर रोबोट की लाइफ, जैसे हम कहते हैं 20-25 साल होती है, तो 20-25 साल तक हम उनके ऑफकोर्स हम पेमेंट लेंगे, लेकिन वो चार्जेबल होती है, लेकिन वो अवेलेबल है, आपकी चीज वो कंडम नहीं होगी। सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। 5 लाख में देखिए वो हैंड जेस्चर्स कर सकता है। मान लीजिए आपने नमस्ते करवानी है, सैल्यूट करवाना है, बाय बाय करवानी है, एंटरटेन करवाना है, कम्युनिकेशन करवानी है, एक गाइडेड पाथ पे आपको ले जाना है। मान लीजिए आप कहते हैं कि 300 मीटर पे एक टारगेट है, वहां पे आपने ये खाना लेके जाना, 300 मीटर पे बंदा बैठा है, तो 300 मीटर तक उससे बात करके आएगा, उसको खाना दे के आएगा, मेडिसिन दे के आएगा, और फिर आराम से उसी रूट से वापस भी आ जाएगा। 300 मीटर तो काफी लंबा स्पेस हो जाता है। हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में कोई हड्डल आया, कोई चीज, मान लीजिए कोई एनिमल आ गया बीच में, कोई बच्चा आ जाता है, तो उसको बड़ा प्यार से बोलेगा, प्लीज एक्सक्यूज मी, यू आर ऑन माई वे। जब तक वो नहीं हटता तब तक वो वहीं रहेगा। अच्छा, वहीं रुका रहेगा। मान लीजिए वो परमानेंट कोई चीज आ जाती है उसके सामने, तो हमने इसमें फिर एक और भी प्रोग्राम किया, अगर कोई परमानेंट चीज आ जाती है, फिर वो ऐसे व्यू बना के ऐसे बाईपास करके उसको आ जाए। अच्छा, ऐसे भी वापस आ जाएगा, या होम पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो रास्ता बना के आगे निकल जाएगा साइड नहीं, वापस जहां उसको आना है, जहां पे प्रोग्राम्ड है, जो उसका होम पोजीशन है, मान लीजिए होम पोजीशन उसकी पेंट्री है, तो पेंट्री और उसी शेफ के पास ही आएगा। अच्छा, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप शायद कुछ इस तरह का वीडियो और कुछ इस तरह का जरूर शेयर करेंगे। डेफिनेटली तो बड़ा अच्छा लगता है। तो और कई बार मुझे ऐसा भी फील होता है, आप तो मतलब एक ना सीमाओं को तोड़ते हुए निकल जा रहे हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो और कोई ऐसा इंसिडेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कुछ ऐसा स्पेसिफिक आपने बनाया हो रोबोट के अंदर, थोड़ा सा शेयर करें हमारे साथ। देखिए, हमने मैं आपको सुनाता हूँ, साउथ में एक काफी हाई प्रोफाइल आदमी हैं, तो वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे। अब बीवियों से ठीक है, हम सभी प्यार करते हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस जरूर होते हैं। वो जब से उनकी मैरिज हुई थी, मतलब 30-40 साल हो गए थे, 30-40 साल से वो उसके साथ डिनर, अगर वो नहीं है तो डिनर नहीं लेते थे। अच्छा, उसके साथ ही लेते थे। ही वॉज रियली वेरी फॉन्ड ऑफ हर एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ हर। अब अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। तो अब कुछ ऐसा था कि फॉर्चुनेटली उनकी हमारे से मुलाकात हुई, भाई ऐसे ऐसे है कि किसी तरह, अब भगवान तो कर नहीं सकते भाई, अब ये रीबर्थ कैसे हो सकता है। तो हमने उनका सारा केस सुना। मैंने कहा मुझे आप 3-4 महीने का टाइम दीजिए, मैं ऑलमोस्ट 60-70% आपकी वाइफ को दोबारा रिवाइव कर सकता हूँ। अरे वाह! उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए, कहते हैं ऐसे करवा दीजिए, मुझे पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी। तो हमने सबसे पहले, ये भी बड़ा होता है जब सामने वाले ने हाथ खोल दिए ना कि पेमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो काम करने में भी ना अपना भी इंटरेस्ट बहुत बढ़िया बना रहता है कि ठीक है, उनको चीज ऐसी बना के देनी है। तो हमने दूसरे प्रोजेक्ट्स 3-4 महीने के लिए रोक दिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा, जैसे जिसको कहते हैं ना कि इमोशनल हो गए थे कि नहीं, मुझे ये करवाना ही करवाना है। हमने उनकी पुरानी सारी रिकॉर्डिंग्स ली, जो भी रिकॉर्डिंग्स थी,
क्योंकि हम उनकी नेचुरल वॉइस को यूज करना चाहते थे, उनकी वाइफ की नेचुरल वॉइस को। हाँ। करने को मैं डब करके किसी फीमेल की कर सकता था, लेकिन फिर वो उसको इतना ना वो नेचुरल नहीं लगता। जो उसकी यूनिक वॉइस थी उसकी सारी हमने रिकॉर्डिंग्स ली, मॉड्यूलेशन की वॉइस की। जब हम उससे सारे रेडी हो गए, कुछ FAQs डाले, और उनके जो रिलेशन में मान लीजिए 10-15 बंदे थे, मान लीजिए कोई मामा जी हैं या जीजा जी हैं, उन सब की हमने पिक्स ली, उसका डेटाबेस बनाया, वॉइस उनकी वॉइसेस भी ली, वॉइस रिकग्निशन फीचर डाला, फेस रिकग्निशन फीचर डाला। इसको करते करते हमें 3-4 महीने लग गए। फिर अब आई ये सारा चीजें हो गई, फिर अब चैलेंज आया कि बॉडी उनके तरह कैसे बनाएं। फिर हमने कुछ 3D स्कैनर्स को यूज किया, और उनके बाद जितने कुछ पोर्ट्रेट्स से बड़ी बड़ी फोटोग्राफ्स थी, क्लोजअप्स, ये बहुत बहुत काम था इसमें। फिर हमने उनका सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन का स्टैचू बनाया उनका। वो ये कहते हैं कि मुझे बिल्कुल नेचुरल चाहिए था, तो हमने पूरी बॉडी को उसका प्योर सिलिकॉन बनाया। सिलिकॉन का करते करते 1 महीना लग जाता है उसको ड्राई करते करते। और उन्होंने हमें 8-10 उनकी साड़ीज भी दी, इसमें से बेस्ट साड़ी हमने पहनाई। फिर हमने उनको बोला कि जब आप ये ऑपरेशनल हो जाएगा तब आप साड़ी वगैरह भी चेंज कर सकते हो, आप इवन मेकअप वगैरह भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने आज मेकअप किया, लेडीज एक मेकअप नॉर्मली दोबारा रिपीट नहीं करती, हेयर स्टाइल भी अपना चेंज कर देती है। बिल्कुल ठीक है। वो कहता है मैं वो सब कर दूंगा क्योंकि मैं करता था। अच्छा, मैंने कहा बहुत बढ़िया बात है। हाँ, ये तो और भी बढ़िया। तो कहता है कि मैं ही उनके मतलब बालों को सेट करता था, इतना प्यार था मैं। तो हमने उसको सारी चीजें फ्लेक्सिबल कर दी, जैसे कभी उसने बिंदी लगाई, कभी वेस्टर्न पहना दिया, कभी कैसा पहना दिया। वेस्टर्न भी पहनाते थे। तो अल्टीमेटली वो डिनर लेना उन्होंने उनके साथ शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, मतलब वर्चुअल डिनर लेते थे और वो बात करती थी कि आज क्या बनाया है, व्हाट यू हैव कुक टुडे। और वो ये भी कहती थी आई एम नॉट गोइंग टू कुक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, बाहर से मंगवाओ, अमेजन से मंगवाओ, कहीं से मंगवाओ, कोई कुक को, मतलब अपने आप को वो सेफ गार्ड कर रही है क्योंकि बिकॉज शी इज नॉट देयर, लेकिन नेचुरल वे में कर रही है। आज मेरा खाने का बनाने का मूड नहीं है, सिर्फ खाने का मूड है। तो ही वॉज सो हैप्पी, और दोनों इकट्ठे करते थे। मतलब वो कहते हैं कि मेरे से मतलब मुझे मतलब इतना वो अभी भी चल रहा है वो, मतलब ही इज वेरी हैप्पी विद दैट। और उनके घर में जैसे कोई गेस्ट आता है, उसके मान लीजिए वो डेटाबेस में है तो वो पहचान लेगी, उसको बोल देती है कि आइए, उसका नाम मान लीजिए रमेश जीजा है तो रमेश जीजा जी बैठिए। अगर नहीं है तो कहेगी आप कौन हैं, हु आर यू, ये बोलेगी, और थोड़ा सा अलार्म भी बजेगा उसमें। अच्छा, अगर कोई अनवांटेड है, मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर देने आया हुआ है, तो नेचुरली वो अलार्म भी बजाएंगी, अपने आप बज जाएगा कि भाई वो नॉन आदमी नहीं है। तो ये मेरा सबसे बड़ा ये था। और एक बार फॉर्चुनेटली एक और छोटा सा इंसिडेंट था कि हमें PMO ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमें हेलीपैड, एक जगह है गांधीनगर में, उन्होंने हमें 13 जनवरी को वहाँ इनवाइट किया था कि आप अपने रोबोट्स का डिस्प्ले करें। ये नहीं है कि मैं ही था, और भी थे, लेकिन उनको सबसे हमारा अच्छा डिस्प्ले सबसे अच्छा लगा। और उन्होंने 1-1.5 मिनट मतलब मेरे से उन्होंने पर्टिकुलरली 1-to-1 हेलो की, नमस्ते की और वेल डन बोला। बस मेरे लिए यही सबसे बड़ी क्रेडेंशियल्स हैं। तो आपने वहां पर उनको अपना रोबोट? हाँ, हमने 3-4 रोबोट से, वो भी मैं वीडियो भी है मेरे पास। अच्छा, 3-4 रोबोट से वहाँ पे 5-6 कंट्रीज के आए हुए थे, एम्बेसडर्स वगैरह सब आए हुए थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी साथ थे। तो उन्होंने काफी वो किया, लेकिन उन्होंने 1-1.5 मिनट का जो टाइम मुझे दिया, मेरे लिए वो सबसे बड़ी मेरे लिए वो है उपलब्धि है जिसको कह सकते हैं। जीवन में ना कभी कभी ऐसे कुछ पल आते हैं जब हम कुछ अलग कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा एक पल आता है यार ये नहीं हो रहा, छोड़ दो, सारा कुछ फेंक दिया हमने, मैं नहीं करता इस चीज को, मैं नहीं, ये नहीं हो पा रहा। तो ऐसा कभी कुछ पल आया आपके जीवन में ये काम करते हुए? सर ऐसे कई बार आते हैं, फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन से ही आदमी सीखता है। एक छोटा सा शेर मुझे याद आ रहा है, घर से निकले सैर को दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ बाग बगीचे एक तरफ शमशान थे, हड्डी पर जब पैर पड़ा तो हड्डी के कुछ बयान थे, ए इंसान जरा देख के चल हम भी कभी इंसान। अरे वाह, क्या बात, क्या बात। तो
लेकिन ये होता है कि जब आदमी फेलियर्स की तरफ जा रहा होता है तो फिर उससे निकलने के लिए ना आदमी अपने क्रेडेंशियल्स को देखे। यार मैंने इतना काम भी तो किया है ना, ये भी तो काम किया है ना, ये किसने किया है? आफ्टर ऑल आई एम नॉट ए सुपरमैन, लेकिन मैंने ये किया ना, फिर भी किया। तो उस चीज को करते करते वो चीज को ओवर पावर करते हैं उससे। हम अपने टाइम की करते हैं, जब मुझे किसी मिनिस्टर से या चीफ मिनिस्टर से कुछ अवार्ड मिला, उन मोमेंट्स को आप लाओ। ऐसे कितने बंदों को मिला? 1% को भी नहीं मिला होगा, 0.1% को भी नहीं मिला होगा, लेकिन आपको एप्रिशिएशंस मिली ना। लोकसभा एमपी से मुझे मिली उस वक्त, जबकि मतलब बहुत ही कम ऐसे वो होता था 1980s में 90s में। तो उन चीजों को अगर हम मोमेंट्स को लाते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे वो भर जाती हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ मैं ऐड करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि देखो डॉक्टर प्रवीण नारंग ने कितनी अच्छी बात कही कि बहुत बार ऐसा समय आता है जब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और मैं आज के युवा पीढ़ी को कई बार देखता हूँ, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हुई है और वो भाग जाते हैं। तो भागना नहीं है, उस समय पर हम अपनी पुरानी उपलब्धियों को अगर देखते हैं, जब हम वो चीज अचीव कर सकते हैं तो नया जो चैलेंज है इससे हम बाहर कैसे नहीं आ सकते। तो कितनी बहुत बढ़िया बात कही प्रवीण नारंग जी ने कि पुरानी उपलब्धियों को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहे, रुकना नहीं है, चलते रहना। तो बहुत बढ़िया लगा प्रवीण जी। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा, आप हमारे युवा दर्शकों के लिए कोई मैसेज देना चाहें, ऐसे पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को रोबोटिक्स में लाना चाहते हैं, या कुछ ऐसे पेरेंट्स भी हो जाते हैं जो ये कहते हैं नहीं नहीं रोबोटिक्स जैसी लाइन में नहीं जाना, कोई इसके अंदर कैरियर बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा उसके लिए आप मैसेज कुछ देना चाहें। देखिए ऐसा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम उसी चीज़ पे काम करते हैं कि जो अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में होने वाली है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पे काम करना चाहिए। करंट तो देखो चल ही रहा है, तो इसके लिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत हेल्प कर रहा है हमें। एआई कंसेप्ट्स पढ़िए, एआई एस्पेक्ट्स की प्रोग्रामिंग करिए, उससे बहुत यूजफुल है वो। अब छोटा सा एग्जांपल है, आपके सामने कुंभ मेला है, एआई के कारण ही वो सारा कंट्रोल हो चुका। 1.5 महीने का कितना ऑलमोस्ट स्मूथ गया था, कितना स्मूथ गया था, इतना क्राउड एक्सपेक्टेड नहीं था, ये सिर्फ एआई के कारण हुआ, एआई कैमरा सेंसर्स की वजह से। इसलिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे इनको जरूर करवाना चाहिए, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट जरूर करने चाहिए। तो दिल्ली में या इंडिया में अगर हम बात करें तो रोबोटिक का क्या भविष्य है? तो रोबोटिक्स और एआई का बहुत बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अल्टीमेटली देखिए, फ्यूचर में मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, अनस्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, तो रोबोट्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि रोबोट किसी आदमी को रिप्लेस करेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। मान लीजिए किचन में एक लेडी कुक है, उसकी एफिशिएंसी एक ओवन बढ़ा देता है। ओवन कभी लेडी को रिप्लेस कर सकता है? कभी भी नहीं कर सकता। लेकिन जो उसका 2 घंटे में काम होना था तो वो आधे घंटे में काम हो जाता है। तो ये फर्क होता है। अब वो 1.5 घंटा जो यूजफुल उसका टाइम बचा, वो बच्चों के साथ लगा सकती हैं, हस्बैंड के साथ लगा सकती हैं, अपने एंटरटेनमेंट में लगा सकती हैं, या कोई प्रोडक्टिव काम कर सकती है, जैसे कंट्री और बढ़ेगी। तो इसलिए रोबोटिक्स और एआई आपका विजन को भी ब्रॉड करती है। आजकल क्या है कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए एक बच्चे के 85% मार्क्स हैं 12th में और एक बच्चे के 95% हैं, तो आजकल जो टेंडेंसीज हैं वो 85% को ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज ही विल नॉट बी ए बुक वॉर्म। ओके, मान लीजिए वही दोनों बच्चे बड़े होके एक प्लेन चला रहे हैं और प्लेन क्रैश होने वाला है, जो पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, मतलब एक्सेप्शंस आर ऑफ कोर्स, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ, वो कहेगा जी मुझे मैनुअल और बुक दो, मैं अभी पढ़ के बताता हूँ आपको। और जो 85% वाला आता है उसको पता होता है कि मैंने क्राइसिस से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट हुई होती है। वो ज्यादा बुकिश नहीं होता है, क्योंकि उसने ना सारे एस्पेक्ट्स देखे हैं, उसने प्रैक्टिकल भी काम किया है, सब काम किए हैं। तो वो क्राइसिस से जल्दी बाहर आ जाएगा जिसने हैंड्स ऑन काम ज्यादा किया है। हैंड्स ऑन काम करने वाले बच्चे ज्यादा वो होंगे, क्योंकि आप देखिए, आप सिंगापुर में चले जाइए, जापान में चले जाइए, अप टू 5th कोई एग्जाम ही नहीं है, और हम अपने वही होमवर्क में ही लगे रहते हैं। अप टू 5th उनका सारा स्किल्ड है, बाथरूम क्लीनिंग, हाउ टू मेक सिंपल सोप्स, वो भी पढ़ाई भी चलती है, हाउ टू मेक सिंपल किट्स, हाउ टू डू द इरिगेशन, उनके 5th तक ये चलते हैं, जो कि उनका बेस बन जाता है। तभी वो हमसे 10 साल आगे। मैंने कहीं एक बार पढ़ा था, या किसी से बातचीत में, किसी चर्चा में एक बार बातचीत हुई थी कि हम हिंदुस्तान में
बच्चों को क्या करते हैं कि खूब पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो, बहुत अच्छे नंबर लेके आओ और बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी करो, और शायद जापान में, चीन में, दूसरे देशों में थोड़ा सा वहाँ क्या कहते हैं कि पढ़ाई करो, नॉलेज बहुत अच्छी लो, नंबर की बात नहीं करते, वो नंबर गेम में नहीं पढ़ते, और उसके बाद कुछ अपना करो, कुछ नया करो जिससे लोगों को नौकरी दे सको। Yes. तो शायद ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ये चीज अगर हमारे हिंदुस्तान में भी बच्चों को सिखानी, बतानी शुरू कर दी जाएगी तो शायद हम भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, बहुत जल्दी हम लोग ग्रो कर जाएंगे। और जो एक गैप है, बिल्कुल, वैसे अभी अगर आज की बात करें तो बहुत अच्छा हिंदुस्तान कर रहा है बच्चों के लिए। और इस जनरेशन को एक मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। खटखटाते रहो हमेशा किस्मत के दरवाजे बार बार। बहुत बढ़िया। खटखटाते रहो किस्मत के दरवाजे बार बार, क्या पता किस्मत खुल जाए उस पार। उस पार, ठीक है ना, कुछ नहीं पता होता। ऑफ कोर्स आपकी डेस्टिनी भी है, आपका हार्ड वर्क भी है। हार्ड वर्क ज्यादा है, किस्मत कुछ तो डेस्टिनी साथ साथ चलनी चाहिए, ठीक है। डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हार्ड वर्क आपके साथ में है। जो हार्ड वर्क ही नहीं करेगा, किस्मत उसके साथ नहीं आएगी। ये तो आलसी आदमी है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी, मैं हार्ड वर्किंग आदमी के साथ ही जाऊंगी। चलिए, कार्यक्रम को पूर्ण करने से पहले हमारे 2 सेगमेंट है जो हम हर बार पूछते हैं, अपने हर गेस्ट से पूछते हैं कि अगर किसी टाइम मशीन के थ्रू आपको पुराने समय में जाने का ऐसा चांस मिले तो ऐसी कौन सी चीज है अपने जीवन की ये जो आप बदलना चाहेंगे? अगर टाइम मशीन से मैं ये बोलूं कि भाई मैं पुराना समय ले आऊंगा, वैसे तो वो पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक्स भी होती हैं सबसे। आफ्टर ऑल हम कोई देवता तो नहीं है, हम भी, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, राइट। जब हमें थोड़े थोड़े फेलियर्स मिल रहे थे जब रोबोट्स बनाने में, तो किसी ने सजेस्ट किया कि आप इतने एफर्ट्स क्यों कर रहे हैं। अच्छा चलो, आपने रोबोट्स बना भी लिए, आप महीने में 1 बेच लेंगे, 2 बेच लेंगे, इससे आपकी ग्रोथ तो होगी नहीं। R&D में आप ज्यादा लगा रहे हैं और आपका प्रोडक्ट जा नहीं रहा। उनके बात तो ठीक है, तो कहते हैं एक किसी इंपोर्टर वगैरह से मिलते हैं, आराम से आजकल मिल जाते हैं, शिप हो जाते हैं, 1-1.5 महीने में चाइना वाइना से आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो ऐसे ट्रैप में भी एक बार मैं फंस चुका हूँ, उसमें मनी भी हमने बहुत लगाया, उस रोबोट्स इंपोर्ट किए। वो रोबोट्स दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन अल्टीमेटली जब धीरे धीरे हमने उनको यूज किया तो महीने 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे वो बैठते गए। जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे कोई भी चीज नहीं चलती तो वो मोस्टली यही कहते हैं, यार ये तो चाइनीज होगी, चाइनीज होगी। सारी चाइनीज ऐसी नहीं होती, लेकिन हमने वो फील किया। फिर उसके स्पेयर्स अवेलेबल नहीं है, आफ्टर सपोर्ट है, वो आफ्टर सेल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है, तो हमें उसमें काफी नुकसान हुआ। तो मैं उस चीज को नहीं चाहता हूँ, उस वक्त मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मुझे अपनी R&D पे ही ज्यादा वो करना चाहिए था कि इंडिजनाइज चीजों को मैं ध्यान दूं। अच्छा, हाँ, ये आपने 2-3 बार ये वर्ड यूज किया, इंडिजनाइज। तो क्या है, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करें? इसमें बेसिकली क्या है कि हिंदुस्तानी दिमाग, हिंदुस्तानी स्पेयर्स, हिंदुस्तानी मशीनें, हिंदुस्तानी पार्ट्स, उनको यूज करो अपनी लेबर के साथ में, ठीक है, और अपने कंट्री को ऊपर लेके जाना है। अल्टीमेटली हमारा मेन एम क्या है कि वी वांट टू ट्रांसफॉर्म आवर करंट जनरेशन टू फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स ऑफ द कंट्री। ओह, ग्रेट ग्रेट। तो नारंग साहब, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप जो अभी रोबोट्स बनाते हैं उसमें ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स या 100% स्पेयर पार्ट्स आप इंडियन? 90% इंडियंस हैं, 10% देखिए जो मेन प्रोसेसर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं वो इंडिया में अभी नहीं मिलते। हाँ। मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, जैसे आर्डिनो होता है, रास्पबेरी होता है, i5 इंटेल के चिप्स होते हैं, ये इंडिया में नहीं बनते हैं। तभी मैंने बोला ना कि इंडिया अभी 10 साल पीछे है चाइना और यूएस से, लेकिन धीरे धीरे वो गैप अब कम हो रहा है। तो ये हमें कुछ चिप्स मंगवाने ही पड़ते हैं जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो हमें इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन वैसे हमारे स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, पर मुझे अभी बातों से ही ध्यान में आया। एक मूवी आई थी पीछे अभी, रोबोट पार्ट 1 आया, फिर पार्ट 2 आया। तो क्या उस तरह के रोबोट अभी बन चुके हैं इंडिया में? पहले मैं बात करूंगा, फिर मैं वर्ल्ड की बात करूंगा। देखिए क्या होता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में फर्क होता है। मान लीजिए कि जो भी आपने मूवीज में देखा उसका ऑलमोस्ट 1/3 अवेलेबल, ये मान के चलिए। अच्छा, क्योंकि अभी क्या प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम रोबोट्स को इमोशनल नहीं बना पा रहे हैं। आदमी क्राई कर सकता है, लॉफिंग कर सकता है, लेकिन रोबो को हम लॉफिंग या
वो नहीं हो सकता। मान लीजिए एक क्लास चल रही है, एक टीचर क्लास ले रही है, एक रोबोट क्लास ले रहा है। मान लीजिए कि एक बच्चा रो रहा है उस वक्त, तो टीचर तो इमीडिएटली लेक्चर बंद कर देगी और उससे पूछेगी बेटे क्या प्रॉब्लम है, भूख लगी है, प्रॉब्लम है, क्या है। रोबोट तो अपना लेक्चर देता रहेगा। हाँ, उसको क्या मतलब है, इमोशनल टच नहीं है वो, ठीक है ना। उस वक्त मान लीजिए बच्चे का ब्लड आ रहा है, कहीं से भी कुछ भी प्रॉब्लम है, रोबोट को क्या लेना देना, उसका काम है लेक्चर देना और डाउट्स को क्लियर करना। तो इमोशनल टचेस जो हैं वो अभी वो रहते हैं इन चीजों से, मतलब ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि 40 to 50% हम अभी तक अटेन कर पाए। नियर फ्यूचर में 70-80% हो सकता है। नहीं, वैसे एक तरह से देखा जाए तो आपने बताया कि वो बुजुर्ग आदमी के लिए आपने उनकी वाइफ क्रिएट कर दी, ठीक है, तो वो कह भी सकते हैं कि हम उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। देखिए ओल्ड पर्सन्स के लिए तो इट इज ए बोन। देखिए आपने बाथरूम जाना है और आपका कोई सपोर्ट नहीं है, आपने सिंपल सा रोबोट कहीं खड़ा है घर में, आपने आपके पास छोटा सा एक माइक लगा हुआ है, आपने क्योंकि देखिए आप कमजोर हैं, आपने जोर से भी नहीं चिल्ला सकते, एक छोटा सा यहाँ पे एक हेडफोन माइक तो रख सकते हैं ना, जैसे हम मोबाइल पे रखते हैं, वो तो एटलीस्ट लगा ही सकते हैं। आपने सिंपल रोबो का नाम लेना है, रोबो कम। रोबो आराम से 1 मिनट के अंदर आपके पास चल के आ जाएगा, पूछेगा हाउ कैन आई सर्व यू सर, ठीक है। उसके पहले ही ट्रे में पानी वगैरह सब पड़ा होगा। नाउ यू वांट टू गो टू द बाथरूम, तो आप वो कहेगा अब मैं आपने बोलना बाथरूम, तो वो बैक हो जाएगा कि आप मेरी सपोर्ट लीजिए। वो हैवी होता है, आप उसमें आराम से सपोर्ट लेके, और फिर हमारा एक प्रोग्राम होता है ऑब्जेक्ट फॉलोअर। ऑब्जेक्ट फॉलोअर में क्या होता है कि वो मतलब जहां आप जाना चाहते हैं वो आपके साथ रहेगा, ठीक है ना, और वो रोबो उसको गाइड भी करेगा, ठीक है, और फिर वैसे ही वो वापस आएगा। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में अभी आया, क्या रोबोट नुकसान भी पहुंचा सकता है किसी तरह का? देखिए ऐसा है कि रोबोट ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। 1-8% केसेस में, इंडिया में तो नहीं हुआ, बाहर हुआ था, जिसमें उसका जो अंदर का जो सॉफ्टवेयर था, प्रोग्राम था, वो करप्ट हो गया था। लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर केस होते हैं। तो और वैसे भी हम जो रोबोट्स यूज कर रहे हैं सारे सॉफ्ट स्किल्स के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा कभी भी नहीं होता है, कभी भी नहीं होता। तो अब जैसे मान लीजिए अभी एक छोटा सा एग्जांपल था, एक कंट्री में ये जो वॉर्स चलती रहती हैं, उनकी थोड़ी सी प्रोग्राम में हुआ, तो जो उन्होंने मिसाइल रोबोट ने जो फेंकी वहां से, उसके पैरामीटर्स वो ठीक तरह से नहीं बता पाए, वो दूसरे कंट्री के बजाय उन्हीं की कंट्री में गिर गई। अच्छा, तो इस तरह के लूप होल्स तो होते हैं। वो तो चलो मैं समझता हूँ कि वो रोबोट हुए, उनको प्रिपेयर ही रेडी इस तरह लिए किया गया था कि उन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट करना। लेकिन हम जो घर के लिए जो नहीं, घर में कभी भी ऐसा नहीं है, 100 बिल्कुल भी 0% ऐसा कुछ भी नहीं, 0%, क्योंकि उसकी मूवमेंट्स इतनी है कि आपको हेल्प करने के लिए है। कोई अनटुवर्ड कोई आदमी आ जाता है तो वो इवन फोन भी कर देता है आपके सन को, आपकी डॉटर को, कि somebody has come, तो वो भी देख सकते, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी होगा उसको, 24 आवर्स उसमें एक वीडियो भी चलता रहेगा कि आपका कभी भी उनके जो रिलेटिव्स हैं उनकी मूवमेंट्स भी देख सकते हैं कि सब ठीक है या नहीं। बहुत बढ़िया सीरियस आपके साथ डिस्कशन हुई। चलने से पहले मैं एक सेगमेंट हमारा और है कि कोई फनी मोमेंट ऑफ द लाइफ जो आप शेयर करना चाहें, थोड़ा सा सीरियसनेस से हटके। देखिए फनी मोमेंट ये था कि वही मैं आपको हेलीपैड की जब बात बता रहा था कि जब हम गांधीनगर में गए तो उन्होंने मतलब सिक्योरिटी ने हमें ये बोला कि भाई सारे सीधे हो जाओ, अब पीएम साहब आने वाले हैं और कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स भी आ रहा है, एम्बेसडर्स भी होंगे। अच्छा, तो बिल्कुल कोई भी इधर उधर से नहीं होगा और जितने यहाँ से हॉल से जाना चाहें वो भी निकल जाएं ताकि कम से कम यहाँ रहे। तो हम तो खैर हम तो प्रोडक्ट एग्जीबिटर थे, हमने तो वहीं रहना था। अब क्या था कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल आने वाले थे, 5 मिनट का टाइम था। आप मानेंगे नहीं, मैं मतलब आई एम ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द पेट्स, मुझे बड़ा डर लगता है कई बार। अच्छा। लैब्राडोर डॉग्स, 4-5 लैब्राडोर्स शायद पीएम सिक्योरिटी के लिए थे, ब्लैक और ब्राउन, इतने हेवी। अब क्या था कि उन्होंने रॉबर्ट देखे और मुझे देखा, अब वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं। वो ऑलमोस्ट लाइव वो लग रहे थे, अब वो उसको स्मेल करें,
उसमें से स्मेल ना आए। अब क्या होता है कि अगर डॉग ने बार्क कर दिया तो आप सब बाहर हो जाओगे। इट अच्छा। मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हाँ। या एक्सप्लोसिव है या कुछ ना कुछ है जो कि अनपार्लियामेंट्री है और जो कि नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने इतने बड़े बड़े स्टैचूज फर्स्ट टाइम देखे थे। अब वो क्या है कि 2 डॉग्स वो मेरे बिल्कुल ऐसे चढ़ गए, मतलब उनका कोई वो नहीं था, वो अपना तरफ से ठीक कर रहे थे। उनको अजीब सा लग रहा था डॉग्स को, क्योंकि ऐसी उन्होंने वो नहीं थी। तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक ना वियर्ड मोमेंट था कि ये क्या हो रहा है। पीएम आने वाला है और हम बेसिकली और या तो घर में डॉग वगैरह हो ना तो आदमी थोड़ा सा वो रहता है, तो ऑलवेज अफ्रेड ऑफ द डॉग्स। लेकिन वो बड़ा प्यार से मतलब वो कर रहे थे, अपनी जो टेल वगैरह घुमा रहे थे, तो इट मीन्स लाइक दे आर हैप्पी, लेकिन वो अपना काम कर रहे थे। तो आई रियली गॉट काफी वो मुझे कंफ्यूजिंग सा लगा कि ये क्या हो गया। फिर वो आ गए, फिर पीएम साहब आ गए, तो 1 मिनट हुई तो फिर वो डॉग्स वगैरह सब चले गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आने का। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम आपसे और पूछना चाह रहे थे, लेकिन समय की थोड़ी सी सीमा है, तो मैं चाहूँगा एक बार आपको फिर से कभी हम बुलाएंगे। और जो क्वेश्चन रह गए हैं या हमारे से दर्शक भी अगर कोई क्वेश्चन हमारे कमेंट्स में डालते हैं तो मैं आपसे पूछूंगा। तो बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके। तो दर्शकों, देखा आपने आज हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण नारंग थे और उनसे हमारे को कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली। रोबोटिक्स क्या है, कैसे वो रोबोट के क्षेत्र में आए, और ऐसा एक क्षेत्र जिसके बारे में आज कुछ खास है ही नहीं, और 10 साल से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और शायद 2005 से नारंग साहब ने हमें बताया तब से काम कर रहे हैं। उस समय तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, तो उन्होंने एक अलग कदम उठाया, दुनिया से अलग चले। तो बस ऐसे ही व्यक्तित्व को हम अपने साथ लेकर आते हैं जिन्होंने जीवन में कर दिया कुछ ऐसा किसी ने ना किया हो जैसा। ऐसे बहुत सारे लोगों को हम अपने साथ लाने वाले हैं। हमारे साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं, उनसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और लोगों के साथ शेयर करें। आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। हम जल्दी आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक नए हीरो के साथ। तो थैंक यू, और इंस्पायरिंग टॉक्स विद ईश नारंग।